वेलकम टू सरल एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इसके पहले हम प्रीवियस 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। आज हमारा 6वां लेक्चर है और इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम कवर करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इन ट्रांसवर्स पोजिशन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव में पहले आपको बता चुकी हूं, जब दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश पास पास रखे हों तो ये होता है विद्युत द्विध्रुव। मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगी क्योंकि मैं ये थोड़ा सा बार बार आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आए हैं तो आज हम सीधे टॉपिक पे आएंगे और टॉपिक है हमारा निरक्षीय स्थिति यानी कि ट्रांसवर्स पोजीशन। हमारे पास है एक विद्युत द्विध्रुव जिस पर दो आवेश हैं, इसकी लंबाई है 2a मीटर और ये k परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, आगे हमें निकालनी है इसकी निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति इसके पहले हम कवर कर चुके हैं। निरक्षीय स्थिति किसे कहेंगे? तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ऊपर की तरफ यानी कि ट्रांसवर्स पोजीशन में दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर एक तीसरा बिंदु हम लेंगे P और इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालेंगे और यही होगी निरक्षीय स्थिति। ठीक है, चलिए देखना बंद हो गया। यहाँ ठीक है। हाँ, विद्युत द्विध्रुव से समान दूरी पर एक तीसरा बिंदु हम ले रहे हैं P और इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता निकालने के लिए हम पहले बिंदु आवेश यानी कि दोनों में से किसी एक आवेश के कारण तीव्रता निकालते हैं। पहले एक आवेश के कारण निकालेंगे, फिर दूसरे आवेश के कारण, और जब दोनों आवेशों के कारण तीव्रता मिल जाएगी तो हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता पता करनी होगी। और बिंदु आवेश के लिए तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। याद हो गया होगा अब तक, मैं अभी लिख के नहीं बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं, हम डेरिवेशन में इसको फिर से कवर करेंगे। सबसे पहले वो जो R दूरी है हमें वो पता करनी है कि यहाँ क्या है। ए बी विद्युत द्विध्रुव का सेंटर पॉइंट हम लेते हैं O और इससे बिंदु P तक की दूरी हम मानते हैं R। इस पोजीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आपको बिंदु A से P तक की दूरी पता करनी है तो निकालनी पड़ेगी। फिर बिंदु B से P तक की दूरी पता करनी है तो ये भी निकालनी पड़ेगी। दोनों आवेशों से यानी कि बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी निकालने के लिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक त्रिभुज है, त्रिभुज AOP जो कि कैसा है? समकोण। सेम इसी प्रकार OBP भी कैसा त्रिभुज है? समकोण। और समकोण त्रिभुज दोनों कैसे हैं? बराबर। और यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक AOP त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP त्रिभुज BOP। इन दोनों त्रिभुजों में क्या हम AP यानी कि कर्ण का मान किससे निकालें? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, 10th 9th सब में पढ़ के आए हो आप। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हमें कर्ण का मान चाहिए यानी कि AP का मान चाहिए तो AP स्क्वायर बराबर होगा लंब का वर्ग यानी कि R का वर्ग। और आधार हम पहले भी बता चुके हैं कि A से O तक की दूरी होती है A, O से B तक की दूरी भी होती है A, और A मिलाकर दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी होती है 2A। मतलब 2A को हमने हाफ हाफ में बांट दिया। इस पोजीशन में लंब का वर्ग होगा R का वर्ग और आधार का वर्ग होगा A का वर्ग। अब चूंकि हमें लंब का मान चाहिए तो AP का मान प्राप्त करने के लिए वर्ग का कर दीजिए पक्षांतर, इधर लग जाएगा √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो जहां AP स्क्वायर रहेगा वहां सीधे सीधे आप ये मान रख दीजिएगा, और जहां आपको AP मिलेगा यानी कि वर्ग नहीं रहेगा वहां आप सीधे सीधे ये मान रखेंगे। ठीक है, चित्र में आपको दिख रहा है कि भुजा AP और भुजा BP दोनों कैसी हैं? आमने सामने और बराबर। तो चूंकि AP के बराबर में है क्या? BP, तो दोनों के बराबर में क्या होगा? √2
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि जो मान AP का होगा वही मान होगा किसका, BP का। दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। एक का मान मिल गया, दूसरे का हमने निकाल लिए। जब आपको ये मान मिल जाए तो क्या हम अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर एक तीव्रता और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल सकते हैं? जैसे हम पहले निकालते आए हैं हम वैसे ही निकालेंगे। किसके कारण? किसी के भी कारण निकाल लो, आज कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम निकालते हैं प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता। अगर आप निरक्षीय स्थिति पढ़ के आए हैं तो यहाँ से ये क्वेश्चन अब कॉमन चलने वाला है, ठीक है। प्लस Q आवेश के कारण कहाँ निकालनी है बेटा तीव्रता? बिंदु P पर तीव्रता। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हम मानेंगे है E1, और E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश के कारण तीव्रता क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश है Q, बटे में होता है R स्क्वायर, और R स्क्वायर की जगह क्या आता है? दूरी, और दूरी हमने अब भी निकाले हैं। क्या निकाले हैं? देखो, प्लस Q आवेश है ये, और यहाँ बिंदु P से बिंदु P तक की दूरी हमने अभी निकाल के क्या आए हैं? √R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मान है BP का। देखिए BP का मान है √R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है? स्क्वायर, तो R स्क्वायर की जगह रखो BP का स्क्वायर, और BP स्क्वायर का मान क्या होगा? मैंने पहले ही बताया था, जहां स्क्वायर होगा वहां आपको करनी लगाने की जरूरत नहीं, सीधा मान रखो। सामने जो दिख रहा है वही, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर का मान भी वही होगा जो कि होगा AP स्क्वायर का। तो सीधा सीधा रखिए R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। समीकरण 1 तक हम आ चुके। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई। मैं एक बार और इसको रिवाइंड करूंगी। रिवाइंड करने से पहले कुछ बच्चे हैं जैसे साहिद इकबाल, अर्जुन पाल, बेटा आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें बताते हैं कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, आपको चीजें समझ में आ रही है, और आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं और आगे और बेहतर काम करने के लिए। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे से हमको मोटिवेट करने के लिए और अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि चीजें अगर आपको समझ में आ रही है, वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कहाँ आपको डाउट है। हम उन डाउट्स को आगे और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर मैं स्पीड अप होती हूँ या फिर आपको कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मैडम बहुत ज्यादा रिपीट करती हैं चीजें, कोई भी डाउट हो आप डालो, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। चलिए वापस आते हैं पॉइंट पर। हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल चुके और तीव्रता निकल के आई E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार अब हम माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे और मानेंगे वो तीव्रता क्या है? E2। एक और बात, चूंकि हम निकाल रहे हैं तीव्रता, तो वो बिंदु P पर परीक्षण आवेश के बिना कंप्लीट नहीं होती। मैडम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं? ठीक है, चलिए कोई नहीं। बिंदु P पर रखा हुआ है एक परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश होगा तभी हम क्या निकाल पाएंगे? तीव्रता। अब अगर यहाँ परीक्षण आवेश Q0 है तो Q0 और प्लस Q आवेश ये दोनों एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित, यानी कि तीव्रता की दिशा होगी दूर जाती हुई, ठीक है, B से P की ओर, ऐसे दूर जाती हुई, यानी कि E1 तीव्रता जो है उसकी दिशा होगी B से P की ओर। ठीक इसी प्रकार जब हम माइनस Q और Q0 की बात करेंगे तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करेंगे तो तीव्रता की दिशा कुछ यूं होगी, पास आती हुई। यहाँ आपने तीव्रता निकाला है E1, तो यहाँ पर तीव्रता निकालोगे E2। किसके कारण? माइनस Q आवेश के कारण। निकालते हैं। माइनस Q आवेश के कारण किस पर? बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी बताइए। चलिए हमने माने हैं कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता है E2,
और E2 बराबर होगा 1/4πε0। इक्वेशन आपके सामने है। Q तो Q का Q ही रहेगा, निरक्षीय स्थिति में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पैरेलल पोजीशन लेनी है। आगे Q आवेश और बटे में R स्क्वायर की जगह दूरी कितनी होगी, A से P तक की दूरी होगी AP स्क्वायर। ठीक है, अब आप रख दीजिए AP का मान 1/4πε0 Q/AP स्क्वायर का मान भी कितना है बेटा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये जो निकल के आया है इक्वेशन नंबर 2, ये माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। जब समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों वैल्यू एकदम समान है। E1 और E2 को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ भी 1/4πε0 है, यहाँ भी Q सेम, बटे वाला भी सेम, यानी कि दोनों ही तीव्रताएं परस्पर कैसी है, समान। और जब हमें किसी भी डेरिवेशन में ऐसे दो व्यंजक मिलेंगे निरक्षीय स्थिति में, तब आप आगे इन दोनों तीव्रताओं को दो अलग अलग घटकों में तोड़ोगे। रीजन बताती हूँ घटकों में तोड़ने का। चूंकि यहाँ पर समीकरण 1 और जो तीव्रताओं के मान आए हैं वे दोनों कैसे हैं, समान। लेकिन वापस आओ चित्र पर, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि दोनों तीव्रताओं की दिशाएं कैसी हैं, परस्पर एक दूसरे के विपरीत। और तीव्रताओं की दिशा विपरीत होने का कारण क्या है, एक तरफ माइनस आवेश है और दूसरी तरफ प्लस, जबकि आपने बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश माना वो पॉजिटिव है। तब चूंकि दोनों तीव्रताओं की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, तो हम दोनों तीव्रताओं को दो घटकों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। दो घटकों में हम तोड़ते हैं, वियोजित करते हैं और आगे जाकर हम बिंदु P पर कुल तीव्रता निकालते हैं। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है कि सर के 10 फीट ऊपर से गया है, और नहीं समझ में आया है तो वापस वीडियो को रिवाइंड करो और यहाँ तक पहले अच्छे से समझ में आओ, क्योंकि आगे की कहानी थोड़ी सी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। आगे बढ़ने के पहले अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं डायग्राम को एक बार और एक्सप्लेन करूंगी और आप मेरे साथ साथ लिखिए, और इसके बाद हम व्यंजक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थ्योरी कुछ इस प्रकार है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश -Q और +Q कूलाम है। द्विध्रुव के बीच की दूरी है 2a मीटर और ये K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कुछ दूरी पर निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए हम बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। ठीक है, अब हमने इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर अलग अलग तीव्रता निकाली। साथ ही साथ चूंकि हमें आवेश से बिंदु P तक की दूरी पता नहीं थी, तो वो निकालने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ जो त्रिभुज बन रहे हैं वो कैसे त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आसानी से लगाकर हम कर्ण का, लंब का या आधार का किसी का भी मान निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर कर्ण का मान पता करना था, हमने निकाल लिया। दोनों तरफ जो मान थे वे कैसे मिले हैं हमें, समान या बराबर। इसके बाद हमने दोनों आवेशों के कारण अलग अलग यहाँ तीव्रता निकाली, जो कि कैसी मिली है, समान। लेकिन मैंने आपको बताया कि चित्र में ध्यान से देखिए, दोनों तीव्रताओं की दिशा एक दूसरे के कैसी है, विपरीत। जब मान समान हो और दिशाएं विपरीत हो, इस कंडीशन में हम दोनों तीव्रताओं को इनके दो लंबवत घटकों में तोड़ते हैं। लंबवत घटक को ध्यान से समझना, इसी चित्र को मैं साइड में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। सीधा डायग्राम कुछ ऐसा है, यहाँ पर मैंने लिखी है तीव्रता E, ये E। हमें इनके दो लंबवत घटक तोड़ने हैं, किस किस के, E1 के और E2 के। ये है E1 जो हमने माना, ये E2, ये आधार वाला, आधार मतलब लंबवत भुजा, ये ऊर्ध्वाधर। जब हमें E1 को दो लंबवत घटक में तोड़ना है तो ऊपर की ओर तीव्रता होगी E1 sin थीटा और नीचे का आधारवत घटक होगा E1 cos थीटा, कुछ यूं। इसे बोलते हैं घटक। ठीक है, E1 के दो घटक कौन कौन से, E1 sin थीटा और E1 cos थीटा। डायग्राम में मेंशन कीजिए, यहाँ पे है E1 sin थीटा और इस तरफ है E1 cos थीटा। ठीक इसी प्रकार जो E2 तीव्रता है, कुछ यूं यहाँ दिख रही है आपको,
उसे भी हम दो लंबवत घटक में तोड़ेंगे। इसके विपरीत जस्ट रहेगा नीचे की ओर E2 साइन थीटा, लेकिन आधार वाला E2 कॉस थीटा। इसको देखकर आप ये बोल सकते हो कि ये जो दोनों घटक हैं ये एक दूसरे के विपरीत हैं, और विपरीत होने के कारण एक कंडीशन में आगे जाकर ये दोनों निरस्त हो जाएंगे। मतलब इनका तो यहीं पे काम तमाम। यहाँ पे E1 साइन थीटा है, यहाँ पे E2 साइन थीटा है, और ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए एक टाइम पर आगे जाकर ये दोनों निरस्त हो जाते हैं। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, यहाँ पर क्या रहेगा E2 cos थीटा। ये दोनों की दिशाएं कैसी हैं, एक ही है, ठीक है। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक दिशीय होने के कारण आपस में एक बिंदु पर जाकर जुड़ जाएंगे। अब हम इन दोनों घटकों को जोड़कर बिंदु P पर क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि AB विद्युत द्विध्रुव के समानांतर आपको जो सीधी सीधी भुजा दिख रही है ना, ये वाली, ये दोनों कैसी हैं, परस्पर समांतर। तो आप इन दोनों घटकों को जोड़कर बिंदु P पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निकालते हैं। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। हमने दोनों तीव्रताओं को दो घटकों में तोड़ा। अब हम E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों को जोड़कर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो क्या निकालनी है हमें, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। समीकरण 1 और 2 हमें मिल चुके हैं। 1 और 2 के बाद हमने घटकों में तोड़ा है। तो समीकरण 2 के बाद आज आप थोड़ी सी थ्योरी कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि चूंकि तीव्रता E1 और E2 का मान समान है किंतु इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, इसलिए हम दोनों तीव्रताओं को दो अलग अलग घटकों में वियोजित करते हैं। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि ये दोनों समान दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। आगे आप पहुंचिए। परिणामी तीव्रता होती है E, और E का मान निकालने के लिए मैं बोल रही हूँ E1 और E2 cos थीटा को जोड़ दो। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आपस में जुड़ जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा तो जुड़कर हो जाएगा 2 cos थीटा, लेकिन E1 और E2 का मान हम समीकरण 1 और 2 से रख सकते हैं। तो रखिए, तीव्रता E बराबर होगा, E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इनटू में है cos थीटा प्लस E2 का मान क्या है, छोड़िए इसको नहीं लिखते हैं, है ना, 2 cos थीटा ही बनाएंगे, प्लस तो प्लस ही रहेगा। E2 का मान क्या है, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा और cos थीटा जुड़कर इनटू में हो जाएगा 2 cos थीटा। अब ये दोनों तो दोनों तरफ है समान, ये आ जाएंगे कॉमन, बचेगा इनटू में क्या, 2 cos थीटा। आगे मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। इसके पहले अगर हमें cos थीटा का मान चाहिए तो cos थीटा बराबर, दोनों ही त्रिभुज में सारी चीजें समान हैं, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार का मान है A और कर्ण का मान क्या है, दोनों तरफ √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, चलो जहां cos थीटा है वहां पर हम रख देंगे A अपॉन √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और बाकी चीजें आ जाएंगी कॉमन। तो अब इसके आगे मुझे ये साफ करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ तक लिख लिया है, और अगर नहीं लिखा है तो मैं थोड़ा सा पॉज करती हूँ, आप लिख लीजिए, क्योंकि इसके आगे ये हो जाएगा साफ। इसके आगे हम आगे सॉल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू तक आप लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे
यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके। E1 का मान हमने ये रखा, E2 का मान ये है, cos थीटा और cos थीटा जुड़कर हो गए 2 cos थीटा। आप चाहे तो E1 का मान रख के cos थीटा यही रहने दीजिएगा, E2 का मान रख के फिर यही रहने दीजिएगा। आगे जाके सॉल्व करके भी आपका डेरिवेशन वही निकलेगा, कहीं कोई गलती नहीं है, तो इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। E बराबर, अब क्या करें, तो इधर ये दोनों चीजें कॉमन दिख रही है, तो जो चीजें समान है जैसे 1/4πε0 इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लो। इनटू में Q/r² प्लस a², इस तरफ भी है, ये भी कॉमन ले लीजिए। और इनटू में क्या रहेगा 2 cos थीटा। अब हम क्या cos थीटा का मान रख सकते हैं, बिल्कुल उठा के रखिए। E इज इक्वल टू 1/4πε0, ऊपर है Q बटे में r² प्लस a², इनटू में है 2 cos थीटा का मान क्या होगा, वो लिखा हुआ है डायग्राम के नीचे, a/में √r² प्लस a²। ठीक है, ऊपर की चीजें तो फिर से मिल गई फॉर्मूला। क्या, चूंकि कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2a, इन दोनों का गुणनफल होता है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम रो से दर्शाते हैं। तो क्या जहां पे q इंटू 2a है वहां हम रो लिख सकते हैं, बिल्कुल। q इंटू 2a की जगह हम लिख देंगे रो, बाकी चीजें जैसी की तैसी। 1/4πε0, q इंटू 2a की जगह आ गया रो, बटे में देखो क्या है r² प्लस a², इधर फिर इस तरफ क्या है अंडर रूट में r² प्लस a², जिसको अगर हम रूट हटाएं तो कुछ यूं लिख सकते हैं, दोनों को सेम बनाने के लिए r² प्लस a², और अंडर रूट को हटाने पर घात में लग जाता है हाफ यानी कि 1/2। देखिए यहाँ के स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक चीजें सेम है। 1/4πε0, q इंटू 2a को बना दिया हमने रो, ये हम पहले पढ़ चुके। बटे में ये जो जैसा था वैसे का वैसा, हमने यहाँ रूट को हटाया और घात में लग गया 1/2। अब यहाँ पे घात में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 1/2 और 1 सही 1/2 को जोड़ो तो क्या होता है 2 1 कम 2 और 1 3/2, यानी कि इन दोनों को जोड़कर आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, घात में कुछ ना हो तो 1 होता है। इस कंडीशन में अब डेरिवेशन बनेगा E बराबर 1/4πε0, ऊपर है रो, बटे में ये दोनों जुड़ जाएंगे r² प्लस a², और इसकी घात कितनी होगी जोड़ने पर 3/2 यानी कि 3/2। ठीक है, इसके आगे ये आ चुका, यही आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, पहले जैसा अक्षीय स्थिति के जैसा सेम टू सेम। यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं किया, हमने दोनों घटकों को जोड़ा, दोनों तीव्रताओं का मान जो निकाल के लेके आए थे वो रखा, cos थीटा जुड़कर हो गया 2 cos थीटा। cos थीटा का मान हम निकाल चुके, आधार बटे कर्ण होता है, दोनों त्रिभुज बराबर हैं, आप किसी भी त्रिभुज से निकाल लो। आधार का मान है a, कर्ण का मान है √r² प्लस a²। ये पूरा मान हमने उठाकर रख दिए cos थीटा की जगह पे, 2 पहले से इसके साथ था। q इंटू 2a बराबर होता है रो, हमने इसकी जगह पर रख दिया रो, बटे में इन दोनों को समान करने के लिए हमने इसकी करनी को हटाया और इसको हटाकर घात में लगा दिया 1/2। अब ये दोनों हो गए समान लेकिन घात अलग अलग, तो इनको जोड़ दो, जोड़कर घात में आ गया 3/2, आपका व्यंजक आ गया। लेकिन इसको और आगे सॉल्व करने के लिए हम मानते हैं, क्या मानते हैं, कि यदि O से P तक की दूरी यानी कि R और A से O और O से B तक की दूरी A, ठीक है, क्या मानते हैं, तो एक केस लगाइए और मानिए यदि R बड़ा हो, बहुत बड़ा हो A से, तब R² भी बड़ा होगा A² से। इस कंडीशन में A² की कर देंगे हम उपेक्षा, मतलब इसका मान हो जाएगा नगण्य, कुछ नहीं है। लीजिए क्या, समीकरण 3 से A² की क्या करने पर, A² की उपेक्षा करने पर। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, तो इसी डेरिवेशन में आगे E बराबर हो जाएगा 1/4πε0,
ऊपर है रो, बटे में है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की उपेक्षा मतलब इसका मान नगण्य मानना, उसको हटा दो। अब बचेगा आर स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आगे डेरिवेशन होगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो के बटे में आर क्यूब और मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। यही विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, जिसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। जितना हो सके मैंने इसको स्लो पिच पे समझाने की कोशिश की हूँ, लेकिन फिर भी कहीं डाउट रह जाए तो कमेंट करके हमें बताइए। अपने क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं तो हमें समझ में कैसे आएगा कि कहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही है और हमें क्या क्या अपने पढ़ाने के तरीके में चेंजेस लाने हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, यहाँ तक मैं आपको बता चुकी थी। हमने ये मान रखा, घातों को जोड़ा, जोड़कर घात हो गई 3/2, इक्वेशन नंबर 3 हमें मिला। इसके बाद हमने चित्र को ध्यान से देखा, ये जो दूरी r है a की अपेक्षा बहुत बड़ी लग रही है, तो हमने r को ग्रेटर बना दिया a से। आर स्क्वायर है यहाँ पे तो वो भी ग्रेटर हो जाएगा ए स्क्वायर से। इस कंडीशन में हम ए स्क्वायर की उपेक्षा यानी कि उसे नगण्य मानते हैं। ए स्क्वायर का मान हो गया 0, बचा आर स्क्वायर और इसकी पूरे की घात है 3/2, 2 से 2 को काटा, जो बचा वही विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। बाकी सारे लेक्चर्स की तरह आप इसे भी खूब सारा प्यार देंगे। निरक्षीय स्थिति एमपी, सीजी, बिहार, राजस्थान और एमपी तो मैं पहले बोल चुकी हूँ, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचों बोर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे बच्चे देखिए, समझिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए आपको समझ में आया। सरल एकेडमी को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप हमें फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो डिटेल आपके सामने है, प्लीज कीजिए ताकि हम अपने लेक्चर्स को और ज्यादा अपडेट करें और चीजें आपको और भी ज्यादा मिलती रहें।